Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, एक नई होप के साथ कि आप बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और इसे समझेंगे और एग्जामिनेशंस में अच्छे रिजल्ट जो हैं वो देंगे। तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि साउंड जो है, ये हम सब जानते हैं कि साउंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। ओके, साउंड के बगैर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। साउंड के बगैर हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, हम उनको सुन नहीं सकते, अपनी बात उनके सामने रख नहीं सकते। ना हम अपने टीचर्स के सामने अपनी बात को रख सकते हैं और ना उनकी बात को सुन सकते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है अगर साउंड ना हो तो। ओके, सो इस चैप्टर में हम इसी साउंड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह पता चल जाता है कि आपके जो पीरियड लगा हुआ है स्कूल में, जो आपकी क्लास में जो पीरियड चल रहा है वो आवर होने वाला है, आपका जो लेक्चर चल रहा है वो खत्म होने वाला है। आपको ये कैसे आसानी से पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पे कोई है, आपके घर में कोई आने वाला है, या आपके घर में कोई आ चुका है, या आपको इस चीज का आभास कैसे हो जाता है? आप अपने रूम में बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है किसी के पाँव की फुट स्टेप से कि आपके पास कोई अप्रोच कर रहा है, आपकी तरफ कोई आ रहा है। ओके, सो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने एक गेम तो खेली होगी ना, हाइड एंड सीक, जिसको हम अपनी भाषा में लुका छुपी भी बोलते हैं। So in this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. यहाँ पर उसके एक पट्टी बांध दी जाती है ना आंखों पे, और उसे बाकी सारे जो छुपे होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है। So how is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? उस ब्लाइंड पर्सन को ये चीज कैसे पता चल जाती है कि वो जो है, जो छुपा हुआ पर्सन है वो उसके कहीं पर पास में है, तभी वो उसको इजिली कैच कर लेता है। सो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। साउंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में साउंड हमारी हेल्प करती है। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने घर में बैठ के, अपने स्कूल में बैठ के आप बहुत सारी साउंड्स को, वैरायटी ऑफ साउंड्स को सुनते हैं। पक्षियों के चहचहाने की आवाज, किसी डॉग की साउंड, किसी कैट की साउंड, बच्चों के दूसरी क्लास से बच्चों की साउंड। ओके, दूसरे क्लासरूम में कोई टीचर अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो वो साउंड आपके पास पहुंचती है। सो in the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments. आपके स्कूल में जो म्यूजिक का रूम है, म्यूजिक का जो आपके स्कूल में रूम है, वहां से भी काफी म्यूजिकल जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती रहती हैं म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, एटसेट्रा। ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। सो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि साउंड प्रोड्यूस होती कैसे है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। सो हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कैसे करती है। सो हाउ डू वी हियर साउंड। हम आवाज सुनते कैसे हैं। व्हाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स। क्यों कुछ साउंड्स जो हैं वो लाउडर होती हैं बाकियों से, कुछ साउंड्स जो हैं वो शॉर्टर होती हैं, कुछ लाउडर होती हैं। सो वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और ये देखिए आप यहाँ पर
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला। इस तबले की हम बात कर रहे थे, तो ये तबला है। हारमोनियम की बात कर रहे थे, तो ये आपका हारमोनियम है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सितार, दिस इज योर सितार, ओके। एंड दिस इज फ्लूट, बांसुरी जिसको हम बोलते हैं, ओके। ये सारे के सारे जो है क्या हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नाउ sound is produced by a vibrating body. Now 13.1, sound is produced by a vibrating body, कि साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। इस चीज का पता होना चाहिए आपको कि साउंड किस तरह से एक वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड को प्रोड्यूस करती है। मेरे ख्याल से आज के दौर में सेल फोन्स तो सबके पास होंगे, और सेल फोन्स जिन्होंने रखे हुए हैं, उन जब वो उन सेल फोन्स को वाइब्रेशन मोड पे डालते हैं, और जब भी बाहर से कोई उन्हें कॉल आती है, कोई रिंग आती है, तो उनका फोन वाइब्रेट करता है और एक साउंड प्रोड्यूस करता है। और कई बार तो इंसान डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ओके। तो वो जो वाइब्रेशन है, जैसे ही वो फोन को हाथ लगाता है, अपने सेल फोन को हाथ में पकड़ता है उस वाइब्रेटिंग पोजीशन में, तो उसके हाथ में, उसकी बाजू में, उसकी पूरी बॉडी में भी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, ओके। तो हम कहते हैं कि टच द, अब हम बात करते हैं टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। जब स्कूल बेल जो है वो यूज में नहीं है और ऐसे ही हैंगिंग है, वहां पर हैंग हुई है, तो हम उसे अगर टच करेंगे तो हमें कोई भी फील जो है वो नहीं आएगी। व्हाट डू यू फील, ओके। हमें कोई फील नहीं आएगी वहां पर। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, दोबारा से उसी बेल को टच करना है बाय हिटिंग, बाय स्ट्राइकिंग इट विद अ हैमर। किसी हैमर के साथ उसको स्ट्राइक करके उसको दोबारा से टच करो। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या आप उस स्कूल बेल को वाइब्रेट होते हुए आप महसूस कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 13.1। एक्टिविटी 13.1, तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है? टेक अ मेटल प्लेट, हमें एक मेटल प्लेट लेनी है, और अ शैलो पैन, या आप अपनी किचन से कोई एक पैन भी ले सकते हैं, एक मेटल प्लेट ले सकते हैं, या एक पैन ले सकते हैं। तो उसमें जैसे ये दिखाया गया है, ये एक छोटे से बच्चे ने एक मेटल में एक पैन लिया हुआ है और साथ में एक स्टिक ली हुई है। इससे वो करने की, आपको बताने की कोशिश कर रहा है। सो टेक अ मेटल प्लेट or shallow pen, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. इस तरह से उसको आप लटकाइए ताकि वो इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल, वो किसी दीवार को, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर। जब आपने उसको स्ट्राइक किया, तब उस पेन को आपने टच करना है अपनी फिंगर के साथ। डू यू फील द वाइब्रेशन? क्या आपने वाइब्रेशन फील की? ये आप चीज वहां पर महसूस करेंगे सॉरी, ये चीज आप वहां पर महसूस करेंगे कि जैसे ही उसने, बच्चे ने इसको स्ट्राइक किया, जब भी कोई बच्चा इसको स्ट्राइक करेगा, या आपने जो हैंग करके रखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप अपनी फिंगर को उसके साथ टच करते हैं, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। Now again strike the pan with a stick and hold it tightly. So always keep in your mind that hold it tightly. At this place, hold the pan tightly with your hands immediately after strike. Strike करने के बाद only finger उसके ऊपर नहीं रखनी है, उसको tightly hold कर लो with your hands. Do you still hear the sound? Touch the plate after it stops producing sounds. Can you feel the vibration now? ऐसा करने के बाद क्या अब भी आपको कोई वाइब्रेशन जो है वो सुनाई दे रही है, या आप उस वाइब्रेशन को कोई महसूस कर रहे हैं? ओके, तो ये इस तरह की एक्टिविटी करके आपको इन सब क्वेश्चंस का जो है आंसर खुद आपने क्रिएट करने हैं। आपने अपने अपनी सोच से ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करनी है।
कि जिससे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिले। ओके, नाउ एक्टिविटी 13.2, एक्टिविटी 13.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड और पेंसिल बॉक्स। इस रबर बैंड को आपने क्या करना है, अपने पेंसिल बॉक्स, हर एक के पास है, अपने बैग से अपना पेंसिल बॉक्स निकालना है और रबर बैंड उस पेंसिल बॉक्स के ऊपर लगा देना है। टू पेंसिल्स को वहां पर इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। नो प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट्स? आपको क्या वो वाइब्रेशन सुनाई देगी? जैसे ही आपने उस बॉक्स के साथ, पेंसिल बॉक्स के साथ दो पेंसिल्स को एडजस्ट किया, इंसर्ट किया और एक रबर बैंड लगाया और रबर बैंड को सेंटर से पकड़ के उसको जोर से आपने छोड़ दिया और वो रबर बैंड कुछ समय तक वहां पर वाइब्रेशन करता रहेगा, वहां पर वाइब्रेट करेगा। ओके, सो प्लकिंग द रबर बैंड, सो this one. Now, as you learned in class 7th, the to and fro, as you learned in the class 7th, the to and fro, or we can say that back and forth motion of an object is called vibration. 7th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं कि टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन जो भी है उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज प्लक्ड, जब भी हमने उस टाइटली स्ट्रेच्ड रबर बैंड को प्लक किया, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड। जब उसने वाइब्रेशन करना बंद कर दिया तब उसने साउंड को भी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। ओके, सो दैट वाज योर एक्टिविटी 13.2. Now we will discuss about the activity 13.3. Now take a metal dish. Activity 13.3. Take a metal dish, pour water in it. आपने एक मेटल डिश लेनी है, कोई भी किसी भी तरह की अपने किचन से ले लीजिए आप। Strike it at its edges. उसके एजेस पे आपने किसी स्ट्रिक से या किसी स्पून से स्ट्राइक करना है। डू यू हियर द साउंड? क्या आपने वहां पर आवाज सुनी? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच्ड। दोबारा से उसको स्ट्राइक कीजिए और उसको टच कीजिए। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? क्या आपने उस डिश की वाइब्रेशन दोबारा से सुनी? स्ट्राइक द डिश अगेन। Look at the surface of water. Do you see any waves there? No. Hold the dish. With what change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of a body? अब जो डिश आपने ली हुई थी उसके ऊपर, उस डिश पे आपने पहले तो स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने से क्या वहां पर साउंड वाइब्रेट हुई? ये चीज आपने देखनी है, आपने ऐसा करके देखना है घर में। एक लाइव प्रैक्टिकल आपने अपने घर में करना है या अपने स्कूल में आप, अपने क्लासरूम में आप, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर और इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, ये करके दिखाएं आप टीचर को इस तरह का एक प्रैक्टिकल कि वो स्ट्राइक करने से पहले तो वो साउंड प्रोड्यूस हुई, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, दोबारा उसमें साउंड जो उसको जो डिश थी उसको अगर आप टाइटली होल्ड कर लेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है, या उसमें जो वाटर रखा हुआ था स्ट्राइक करने से क्या उस वाटर में कोई हलचल हुई, उस वाटर में कोई वाइब्रेशन हुई। तो ये प्रैक्टिकल आप बच्चों के लिए है जो आपने करके अपने टीचर को दिखाना है। ओके, नाउ this is the diagram. This vibrating dish produces waves in water. Now when you will strike the edges of this plate, the water will vibrate, and when you strike this plate and hold the plate tightly, the water will not vibrate. Okay, now we see that the vibrating object produces sound. In some cases the vibration are easily visible to us, but in most cases the amplitude is so small
that we cannot see them, however we can feel them. तकरीबन केसेस में वाइब्रेशन जो है वो हम फील कर सकते हैं। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो हम उसे फील कर सकते हैं। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जिनका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है और हम उन्हें देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी देम, होएवर वी कैन फील देम। ओके, लेकिन हम उन्हें फील जरूर कर सकते हैं, हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। सो एम्पलीट्यूड की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो एम्पलीट्यूड, ये पहले आप देख लीजिए, ये एक डायग्राम है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ध्यान से सुनिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आपने अब क्या करना है, आपने इसकी मीन पोजीशन देखनी है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखनी है मैक्सिमम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब अगर हम इसको मीन पोजीशन ले लें, इस पोर्शन को मीन पोजीशन ले लें और यहां से यहां तक ये जो एरो लगाया गया है यहां तक, ये इसका कितना मीन पोजीशन कितनी है इसकी, सॉरी इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। सो दिस इज द, इससे हम पता लगाते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। सपोज कीजिए ये वेव इतनी थी और नेक्स्ट वेव जो आई थी वो वापस इतने तक ना जाके वो सिर्फ यहाँ पर ही सिमट गई है और यहाँ से डाउन आ रही है, फिर यहाँ से अप जाएगी, फिर यहाँ चली गई। अब कभी क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इसका कम रहता है जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशन होने के बावजूद भी साउंड सुनाई नहीं देती, बट हम उसे फील जरूर कर सकते हैं। सो दिस इज द amplitude, this is amplitude as we were discussing. Now the activity 13.4, take a hollow coconut shell and make a musical instrument iktara. Okay, you can also make it with the help of an earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. अब ये आपके लिए एक और प्रैक्टिकल है। आपने एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाना है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए आपको एक हालो कोकोनट शेल चाहिए। ओके, जिसको इस इंस्ट्रूमेंट को हम इकतारा भी कहते हैं। ओके, आप अर्थन पॉट से भी इसको बना सकते हैं और आपने बनाने के बाद इसको बजाना है एंड आइडेंटिफाई करना है इसके वाइब्रेटिंग पार्ट को, कि कौन से वाइब्रेटिंग, इसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो मेक ए लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। ओके, सो एक लिस्ट बनानी है आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ एग्जांपल्स हमने 13.1 जो है टेबल वहां पर दिए गया है, जो आपको ब्लैंक नजर आ रहे हैं वो उनको आपने फिल करना है। दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर यू। ओके, तो पहला मैं आपको बता दूं, सीरियल नंबर 1, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वाइब्रेटिंग पार्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड। नंबर 1 पे हमारे पास है वीणा, दैट इज स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इसका जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, जो इसके ऊपर वो धागा लगा हुआ है वो इसका वाइब्रेटिंग पार्ट है। अगर हम उसको पकड़ के वापस उसको हम फोर्स के साथ छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। नंबर 2 जो है तबला, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तबला देखा होगा आपने, ढोलक देखा होगा, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है। यही मेम्ब्रेन जो है वो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट है। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तबले का जो वाइब्रेटिंग पार्ट है प्रोड्यूसिंग साउंड, वो है स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। आप अगर उस स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के ऊपर हिट करते हैं तो वो वाइब्रेशन के साथ एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने ये शादियों में देखे भी होते हैं। ये इनको देख के आप स्कूल के बाहर से भी कोई अगर कोई इस तरह का माहौल है, कोई शादी हो रही है या कुछ, तो बच्चे क्लासरूम में नाचना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से ये उसी की वजह से है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की वजह से। जैसे ही वो उसके ऊपर हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है विद वाइब्रेशंस। ओके, नंबर 3 है फ्लूट, जिसे हम बांसुरी भी कहते हैं।
ओके, इनमें इनका जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो ईयर कॉलम है। आपने देखे होंगे इनमें छोटे 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 होल्स होते हैं फ्लूट में, और वो उनके ईयर कॉलम से जहाँ से एयर इंटर होती है, ओके, वहाँ से उसको एडजस्ट किया जाता है अपने फिंगर से, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसी तरह से बच्चों आपने 4, 5, 6 और 7 जो है ये फिल करने हैं, एंड बताना है कि इनकी वाइब्रेटिंग जो है वो पार्ट्स कौन कौन से। अंडरस्टूड? नाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, कैम्बल्स आपने देखे होंगे, मंजीरा, द गैथम एंड द नॉट, mud pots and the curtal. These instruments are commonly used in many parts of our country. ये इंस्ट्रूमेंट्स जिन जिनका मैंने नाम लिया है ये हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में कॉमनली यूज किए जाते हैं। These musical instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? क्या आप इस तरह के और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बता सकते हैं? You too can make a musical instrument. आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं अपने हाथों से, अपने घर में कुछ रिसोर्सेज को जुटा के। ओके, so these are the manjira which I had told you that कैम्बल्स आपने हमेशा देखे होंगे मंदिर वगैरह में ये कैम्बल्स का यूज किया जाता है, या राजस्थान के लोग इस तरह के कैम्बल्स का यूज करते हैं। इन दोनों को आपस में स्ट्राइक करवाने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन। ओके, तो आपने कुछ और फ्यू मोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने घर में बनाने हैं। नाउ द एक्टिविटी 13.5, take 6 to 8 balls or tumblers, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to another. Now take a pencil and strike the balls gently. Strike all of them in a succession. You will hear pleasant sound. This is your जल तरंग। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी 13.5 में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर 6 to 8 बॉल्स लिए गए हैं, टम्बलर्स लिए गए हैं, गिलास लिए गए हैं, उनको पानी से भरा हुआ है डिफरेंट लेवल्स में। ये देखिए, ये गिलास हाफ से ज्यादा भरा है, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा कम, ये कम, इस तरह से डिफरेंट लेवल्स में इनमें वाटर रखा गया है। ओके, और इन वाटर्स को डिफरेंट लेवल में रखने में क्या होता है, एक पेंसिल को लेके उससे इन बॉल्स को अलग अलग स्ट्राइक करना है। जैसे ही आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। आप पहले गिलास को करेंगे, कुछ और साउंड प्रोड्यूस होगी, दूसरे को करेंगे, कुछ और साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से आप 1 by 1 सबको करेंगे, और लास्ट वन जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है उसमें से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनेगा जिसका नाम होगा जल तरंग। ओके, ये मैंने आपको पहले भी एक एक्टिविटी में बताया था, वो डिश वाली, जिसमें हमने वाटर को डाला था और स्ट्राइक करने के बाद वाटर की वाइब्रेशन को हमने देखा था। तो उसी तरह से ये भी काम करते हैं, और ये अलग अलग से साउंड प्रोड्यूस करेंगे और एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बनाएंगे और आपको मजा देंगे। So when we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate. And it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of a mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. अब देखो यहाँ पर ये नोट बता रहा है हमें कि जब भी हम किसी चीज का, किसी इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रिंग को जब हम प्लग करते हैं, जैसे कि सितार का हो गया, साउंड जो हम सुनते हैं वो सिर्फ उस स्ट्रिंग की नहीं होती बल्कि पूरे होल इंस्ट्रूमेंट की होती है। वो फोर्स करता है पूरे इंस्ट्रूमेंट को कि वो वाइब्रेट करे, एंड इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, वही साउंड हम सुनते हैं। सिमिलरली उसी तरह से जब हम किसी मेम्ब्रेन ऑफ मृदगम को करते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन की साउंड नहीं होती बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो भी पूरी बॉडी की
साउंड जो है वो होती है। नाउ व्हेन वी स्पीक, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट्स? जब हम बोलते हैं, क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो वाइब्रेट होता है? व्हेन वी स्पीक, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपकी नॉलेज के लिए। 13.2 में हम देखेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। हम लोग साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। सो स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग। पहले तो लाउडली बोलना है अपने जोर से, और उसके बाद एक गाना गाना है। और बज लाइक अ बी, और buzz like a bee. This type of sound you have to produce. Now put your hand on your throat as shown in figure 13.8. 13.8 में एक फिगर आपको बताई जाएगी। उस फिगर में जिस तरह से हाथ अपने थ्रोट पे रखा गया है, उसी तरह से आपने अपनी थ्रोट पे हाथ रखना है by producing the buzz like a bee. ओके, डू यू फील एनी वाइब्रेशन? क्या वो करने के बाद आपने किसी तरह की कोई वाइब्रेशन को फील किया? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. This part of the body is known as voice box. This is the voice box, which we also call the larynx of our body. So it is at the upper end of the windpipe. ये हमारे windpipe के upper end में होता है. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx. दो vocal cords हमारे voice box में लगे होते हैं. Two types of vocal cords in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. ये इस तरह से दो वोकल कार्ड्स हमारे लैरिंक्स में फिट होते हैं कि इनके बीच, दोनों के बीच में माइनर सा स्पेस होता है, नैरो स्पेस होता है। और वो स्पेस किसके लिए होता है? वो होता है पैसेज ऑफ एयर, हवा के निकलने के लिए। और इसी वोकल कार्ड से, इन्हीं वोकल कार्ड्स के बीच में जो स्पेस है, जब वहां से एयर, हवा रिलीज होती है तो वो ही साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, नो, ये जो मैं आपको बताना चाहता था, वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ये आप देखिए, ये जो मैंने कलर कर दिया इसको, दिस इज द वॉइस बॉक्स। ओके, और ये जो मैं आपको बता रहा था एक एक्टिविटी करके कि किस तरह से हैंड को अपने थ्रोट में रखा है, और रखने के बाद आपने एक लाइक बी बज साउंड प्रोड्यूस करनी है। मैं आपको करके बताता हूँ अपने थ्रोट पे रख के, आप भी ट्राई कीजिए। जैसे अगर आप इस तरह की साउंड को प्रोड्यूस करेंगे और अपने थ्रोट को हाथ लगा के रखेंगे, अपनी फिंगर से टच करके रखेंगे, तो आप फील करेंगे वाइब्रेशन को। ओके, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट। जब हमारे लंग्स फोर्स करते हैं एयर को थ्रू द स्लिट, द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट। उस टाइम हमारे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स अटैच टू द वोकल कार्ड्स कैन मेक द कार्ड्स टाइट और लूज। जो मसल्स हमारे वोकल कार्ड्स के साथ अटैच हैं, वही इसको लूज कर रखते हैं या इनको टाइट रखते हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality voice is different. जब हमारे vocal cords tight और thin, पतले होते हैं, तब हमारी जो क्वालिटी होती है वॉइस की, वो डिफरेंट होती है, अलग होती है from that when they are loose and thick. उस टाइप से जब ये लूज या थिक होते हैं, तब इनकी क्वालिटी, जो वॉइस क्वालिटी है, वो टोटली डिफरेंट रहती है। सो लेट अस सी हाउ द वोकल कार्ड्स फंक्शन। अब हम देखेंगे कि वोकल कार्ड्स फंक्शन किस तरह से करते हैं। तो वोकल कार्ड्स का फंक्शन हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।